हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एरे के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरे या जिसको हम वन डायमेंशनल एरे भी कहते हैं या जिसको हमने शॉर्ट में बताया था 1D एरे भी कहते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। अच्छा, 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग डबल सब्सक्रिप्टेड एरे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चाहे आप इसको 2 डायमेंशनल एरे बोलिए, चाहे डबल सब्सक्रिप्टेड एरे बोलिए, या इसी को शॉर्ट में हम 2D एरे भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 2D एरे नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में आपको कुछ भी कह के पूछा जाए, चाहे डबल सब्सक्रिप्टेड एरे बोला जाए, चाहे 2 डायमेंशनल एरे बोला जाए या 2D एरे बोला जाए, मतलब एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसे 2 डायमेंशनल क्यों बोलते हैं या इसको डबल सब्सक्रिप्टेड एरे क्यों बोलते हैं? जैसे हमने प्रीवियस वाले जो लेक्चर था उसमें बताया था कि अगर 1 डायमेंशनल एरे होता है तो उसमें एक ही डायमेंशन होता है या उसमें एक ही सब्सक्रिप्ट का यूज होता है। वैसे ही यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे, इसमें क्या होता है, आपके 2 डायमेंशंस के यूज होंगे, अभी हम उसको बताते हैं आगे कैसे, और इसमें डबल सब्सक्रिप्ट के यूज होते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्ट क्या होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। हमने बताया था जब हम साइज बताते हैं, एरे को डिक्लेयर करते समय साइज बताते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम वैल्यू लिखते हैं उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है 2 डायमेंशनल एरे की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी, ठीक है भाई। हमारा ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2 डायमेंशनल एरे का यूज करना पड़ा? हमारा काम सिंगल से भी तो हो सकता था। तो हमने बताया था 1 डायमेंशनल एरे की ज़रूरत तब होती है या 1D एरे की ज़रूरत कब होती है जब हमें सेम टाइप का डेटा स्टोर करना हो, ठीक है, और डिफरेंट डेटा स्टोर्स करने हो। तो उतने वेरिएबल हम ना लेते हैं, बल्कि उतने वेरिएबल के प्लेस पे हम क्या करते हैं, उतने साइज का एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमने एक टॉपिक आपको छोड़ा हुआ था, उसके बारे में नहीं डिस्कस किए थे 1 डायमेंशनल एरे का, पहले उसको हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर बढ़ेंगे, ठीक है। हमने बताया था 1 डायमेंशनल एरे जो होता है उसको डिक्लेयर करने का तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे का नेम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में साइज बताते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल आप लीजिए, ये एग्जांपल हम लिख ले रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल का नहीं है, ये 1 डायमेंशनल का एग्जांपल है। मैंने लिखा CHAR, ठीक है ना, NM, ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया? 20। CHAR जो कि डेटा टाइप हो गया, NM क्या हो गया? एरे का नेम हो गया, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया? साइज इसकी 20 लिख दी। तो ये बताइए यहाँ पे जो NM है ये क्या है? कैरेक्टर टाइप का क्या है? वेरिएबल है, सॉरी, कैरेक्टर टाइप का एक क्या है? एरे है, जिसकी साइज कितनी है? 20 है, ठीक है। आपको अगर याद होगा, हमने इसके पहले जब पढ़ाया था शुरुआत में, तो हमने बताया था कि जब कैरेक्टर की साइज बता देते हैं, तो कैरेक्टर की जब साइज बता देते हैं तो ये कैरेक्टर ना होके क्या हो जाता है? स्ट्रिंग वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। हमने, आपको याद होगा तो पहले बताया था। अच्छा, तब मैंने एरे की बात नहीं की थी, क्यों? क्योंकि तब तक हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे। लेकिन अब हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो आप ये जान सकते हो कि ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? एक तरह का कैरेक्टर टाइप का एरे होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा बच गया था 1 डायमेंशनल एरे में बताने के लिए, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब जैसे अगर हमने कैरेक्टर NM 20 लिखा, ये तुरंत क्या करेगा? कंप्यूटर की मेमोरी में कितने ब्लॉक्स रिजर्व कर लेगा? 20 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स रिजर्व कर लेगा? ऐसे ऐसे करके 20 ब्लॉक्स रिजर्व कर लेगा, ठीक है। लेकिन हर एक ब्लॉक कितना स्पेस लेगा? 1 बाइट का, क्योंकि आपको पता है कि जो कैरेक्टर वेरिएबल होता है वो कैरेक्टर कितना लेता है? साइज। कैरेक्टर वेरिएबल कितना लेता है? 1 बाइट का। तो ये जो एरे है, ये एरे भी तो कैरेक्टर टाइप का है, जो NM एरे ये भी तो कैरेक्टर टाइप का है। बस अंतर क्या है कि अब ये एक वैल्यू ना लेके कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है अपने पास? 20 वैल्यू स्टोर कर सकता है। अब ये बताइए, अगर ये 20 वैल्यूज स्टोर करेगा तो जो ये 20 वैल्यूज होगी सब कैसी होगी? कैरेक्टर टाइप की होगी कि नहीं? तो यानी एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए 1 बाइट का स्पेस लेगा। तो 20 वैल्यू है तो कितना स्पेस लेगा? 20 बाइट का। तो अगर हमने ये CHAR NM करके हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो जो स्ट्रिंग वेरिएबल है ये एक्चुअल में है क्या? एक कैरेक्टर टाइप का एरे ही होता है, जो कंप्यूटर की मेमोरी में 20 ब्लॉक्स रिजर्व करेगा। और ये पूरा स्पेस किस नाम से जाना जाएगा? NM नाम से जाना जाएगा। पूरा स्पेस किस नाम से जाना जाएगा? NM, ठीक है। पहला ब्लॉक जो होगा वो किस नाम से जाना जाएगा? NM0। दूसरा ब्लॉक जो होगा किस नाम से जाना जाएगा? NM1, ठीक है। ऐसे NM2, NM3, और जो लास्ट वाला
इसका इंडेक्स होगा, लास्ट वाले का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, NM19, क्योंकि हमने बताया था एरे के केस में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से, और लास्ट क्या होता है 19 तक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे बात किया जाए स्ट्रिंग वेरिएबल, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि स्ट्रिंग वेरिएबल एक्चुअल में होता क्या है, एक कैरेक्टर टाइप का एरे ही होता है। इसके बारे में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो पूरा इसी पे एक चैप्टर है, ठीक है, आपका स्ट्रिंग एंड वेरिएबल पे, तो उस पर जब हम पढ़ेंगे, स्ट्रिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में। ठीक है, फिलहाल अभी हमें जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। ठीक है, अब बताइए 2 डायमेंशनल एरे की ज़रूरत कहाँ पे आई, हम इस पे डिस्कस कर रहे थे अभी। जैसे हमने कहा कि सपोज क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 100 स्टूडेंट्स के हमें सपोज उनके नाम स्टोर कराने हैं। ठीक है, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के हमें क्या है, नाम स्टोर कराने। अब बताइए एक बच्चे का अगर नाम स्टोर कराओगे तो क्या एक बच्चे का नाम एक ही कैरेक्टर का होगा, नहीं। अगर एक बच्चे का नाम स्टोर कराना चाह रहे हो तो आपको स्ट्रिंग वेरिएबल लेना पड़ेगा। यानी अगर हम जैसे CHR NM20 हमने लिया, CHR NM20 लिया, ठीक है, तो अगर ये हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लिया तो ये केवल कितने बच्चे का नाम स्टोर करा पाएगा, एक बच्चे का नाम स्टोर करा पाएगा। लेकिन अगर ऐसे क्या है, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, और हर बच्चे का नाम की कुछ साइज होगी ना, किसी बच्चे का नाम 5 कैरेक्टर का होगा, किसी का 10 कैरेक्टर का होगा, किसी का 15 कैरेक्टर का होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमें इससे काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, वहाँ पे हमें किसकी जरूरत आ जाएगी, 2 डायमेंशनल एरे की या डबल सब्सक्रिप्टेड एरे की। ठीक है, तो अब बात आती है कि डबल सब्सक्रिप्टेड एरे का यूज़ तो हम करेंगे, लेकिन यूज करने से पहले हमें ये तो जानना होगा कि डबल सब्सक्रिप्टेड एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डबल सब्सक्रिप्टेड एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसे हमने सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल का बताया ना कि पहला ब्लॉक NM0 फिर NM1 ऐसे बताया था ना, वैसे अगर हम 2 डायमेंशनल एरे लेते हैं तो सबसे पहली बात आती है यूज करना, तो बात की बात है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। भाई यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि नहीं, और डिक्लेयर करने के बाद वो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। फिर हम बात करेंगे उसमें वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं, फिर बात करेंगे वहाँ पे वैल्यू हम इनपुट कैसे कराते हैं, वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले कैसे कराते हैं। यही आज के लेक्चर में हमें यही सीखना है। ठीक है, अगर समय बचेगा तो थोड़ा सा 1-2 प्रोग्राम भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने 1 डायमेंशनल में बताया था, हमने बताया था कि 1 डायमेंशनल एरे जो होता है वेरिएबल जैसे ही होता है। जब वेरिएबल की हम साइज बता देते हैं तो वो क्या हो जाता है, 1 डायमेंशनल एरे हो जाता है। ठीक है, तो साइज बताने के लिए वहाँ पे हम एक सबस्क्रिप्ट का यूज करते थे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे कि नहीं। जैसे वहाँ पे हम एक सबस्क्रिप्ट का यूज करते थे या एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, वैसे ही यहाँ पे हम डबल सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। यानी आप ये कहो कि इसकी 2 बार साइज बताएंगे और 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो इसको सिंटैक्स देख लेते हैं। अगर आपको कहीं पे 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना है तो 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स होता है वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले हम डेटा टाइप, चाहे आप इसको डेटा टाइप बोलो चाहे इसको आप एरे का टाइप बोलो, बात एक ही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप। डेटा टाइप लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, एरे का नेम। ठीक है, एरे का नेम मैंने आपको जैसे पहले बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि एरे का नेम जो होगा वो क्या होगा, यूजर डिफाइन होगा। आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वही रूल जो हमने पीछे बताया था वही रूल को फॉलो करते हुए। फिर यहाँ पे जैसे हमने इसमें बताया था आपका एक स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगता है। ठीक है, बस ये अंतर है। सबसे पहले डेटा टाइप, एरे नेम, फिर यहाँ पे कितने स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा कि वहाँ पे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, इसके अंदर साइज लिखते थे। हमने बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम नंबर्स लिखते थे 5, 10, 15, 20, इसी को हम क्या बोलते थे, सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे बताओ 2 स्क्वायर ब्रैकेट है तो 2 बार साइज बतानी पड़ेगी कि नहीं, और 2 बार साइज बतानी पड़ेगी तो 2 सबस्क्रिप्ट का यूज होगा कि नहीं। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं डबल सब्सक्रिप्टेड एरे या 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये हो गया हमारा एरे को डिक्लेयर करने का तरीका। ठीक है, डेटा टाइप में आप जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप हैं जो सी में यूज होते हैं, ठीक है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वो कोई भी लिख सकते हो, डिपेंड करेगा कि हमें कैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम डेटा टाइप लेंगे। एरे का नेम आप कुछ भी ले सकते हो आइडेंटिफायर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। और साइज में जो पहली साइज होती है ये बताती है रो को, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो दूसरी साइज होती है ये किसको इंडिकेट करती है, कॉलम को। ठीक है,
दूसरी किसको इंडिकेट करती है? कॉलम को। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हमने m लिख दिया तो ये बताएगा कि इसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है, जो आपका 2 डायमेंशनल एरे होता है या डबल सब्सक्रिप्टेड एरे होता है, ये एक्चुअल में एक तरह का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स आपका मैथ का पोर्शन है। आप 11th या 12th में जो भी होगे या आप ग्रेजुएशन में करोगे तो मैट्रिक्स चैप्टर उसमें कहीं ना कहीं आपको मैथ, अगर आप मैथ पढ़ते हो तो मिलेगा। तो एक्चुअल में जो आपका 2 डायमेंशनल एरे होता है या डबल सब्सक्रिप्टेड एरे होता है वो एक्चुअल में एक तरह का मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? जहां पर डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज हो। रो और कॉलम मतलब समझ रहे हो आप ना, कि ऐसे कुछ रो, ये रो हो गया, ठीक है, ऐसे कुछ हो गया तो ये क्या हो गया? कॉलम हो गए। तो जहां पे डेटा रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज हो उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी, तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो सिंटैक्स आप समझ गए कि अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे यूज करना है तो 2 डायमेंशनल एरे को यूज करने से पहले उसको हमें क्या करना होगा? डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप, एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट में पहले आप एक साइज बताओगे जो किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप दूसरी साइज बताओगे जो इसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे का सपोज हमने एक लिया INT, मैंने यहाँ पे लिखा x और यहाँ पे क्या लिखा? 2 और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 3। ठीक है ना, ये हमने क्या किया? एक 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया। सबसे डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिखा? डेटा टाइप इंटीजर। एरे का नेम मैंने क्या लिया? x लिया। रो कितनी बताई? 2। कॉलम कितना बताए? 3। ठीक है ना, तो यानी एक हमने x नाम का 2 डायमेंशनल एरे लिया है जिसमें हमारे 2 रोज हैं और कितने कॉलम हैं? 3 क्या है? हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मेन इंपॉर्टेंट ये आ रहा है। ठीक है, 2 और 3 कहने का मतलब क्या है? ये कंप्यूटर की मेमोरी में ऐसे कुछ ब्लॉक रिजर्व कर लेगा जिसमें आपके 2 रो होंगी और कितने कॉलम्स होंगे? 3। ठीक है ना, रो समझ रहे हो आप ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? रो। ये पहली रो, ये आपकी क्या है? दूसरी रो। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। और यहाँ पे साइज मैंने कितनी बताई? 2 और 3 ना, तो 2 3 जा 6। ये टोटल कितने ब्लॉक्स रिजर्व करेगा मेमोरी में? 6 ब्लॉक्स रिजर्व करेगा। ठीक है, लेकिन जो ये स्पेस रिजर्व करेगा वो रो और कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, पहली जो होती है उसकी नंबरिंग हम किससे मानते हैं? 0। दूसरे की 1 से। पहला कॉलम किसको मानते हैं? 0 से। दूसरा 1 से, फिर 2 से। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मान लो अगर हमने 4 यहाँ पे 4 लिया है तो 0 1 2 के बाद यहाँ अगला क्या आएगा? 3 आएगा। सपोज अगर यहाँ पे मैंने 3 लिया होता तो 0 1 के बाद अगला क्या आ जाता? 2 आ जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया है जिसकी साइज मैंने कितनी ली है? 2 और 3। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 वैल्यू लिखी है ना। ठीक है, 2 वैल्यू लिखी है तो यानी यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट हैं कि नहीं? ये पहला सबस्क्रिप्ट और ये दूसरा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट हैं, इसी वजह से इसको बोला जाता है डबल सब्सक्रिप्टेड एरे। जो पहला सबस्क्रिप्ट है या जो पहला नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है किसको? कॉलम को। ठीक है, तो अब 2 रो कहने का मतलब इसमें कितने रो हो गए? 2 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए। टोटल ये अपने पास 6 वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। ठीक है ना, 2 × 3। ठीक, हमेशा आप अगर निकालना होगा तो ऐसे निकालोगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई कर लो। 2 रो है और 3 कॉलम है तो 2 3 जा 6, यानी ये अपने पास 6 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकता है। लेकिन वो जो 6 वैल्यू होगी वो आपकी कैसी होगी? इंटीजर टाइप की। अब देखो 2 रो और 3 कॉलम लो तो कितने ब्लॉक आ रहे हैं? 6 ब्लॉक आ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और हर एक ब्लॉक का, अच्छा ये जो पूरा मेमोरी रिप्रेजेंट करेगा इसको टोटल 6 ब्लॉक एक साथ जहां पे फ्री मिलेंगे। कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन होता है एरे का। ये नहीं कि 2 कहीं 6 करना है तो 2 कहीं और कर लिया, 4 कहीं और कर लिया, इस तरीके से नहीं। जहां पे उसे ये टोटल 6 ब्लॉक एक साथ फ्री मिलेंगे वहीं पे वो मेमोरी को क्या करेगा? रिजर्व करेगा। ठीक है, और ये पूरा एरिया किस नाम से जाना जाएगा? ये पूरा एरिया किस नाम से जाना जाएगा? x नाम से जाना जाएगा। लेकिन हर एक ब्लॉक का अपना अलग एड्रेस होता है। जैसे ये पहला ब्लॉक है, पहले ब्लॉक में अगर कोई वैल्यू है तो हम कहेंगे वो किस प्लेस पे है? x 0 0। ठीक है,
पहले x लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में रो पोजीशन, फिर दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम पोजीशन। तो अगर इसको बोलेंगे तो क्या कहलाएगा, 0 0 वाला प्लेस ही तो कहलाएगा। इसको बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, x 0 और 1, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 वाली रो है, 1 वाला कॉलम है। ऐसे ही इसको अगर बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, x 0 2। ऐसे ही इसको अगर हम बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, x 1 0। इसको अगर बोलना है तो इसको क्या बोलेंगे हम, x 1 1। ऐसे ही इसको अगर बोलना है तो इस वाले लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, x 1 और 2, ठीक है ना। तो ये समझ जाइए कि अगर हमने 2 और 3 के साइज का एक एरे लिया है तो वो कितने रो, 2 रो। लेकिन रो की जो स्टार्टिंग होती है एरे में, पहली रो को 0 बोलते हैं और दूसरी रो को 1, ऐसे चलता है। कॉलम में भी पहले वाले कॉलम को 0, दूसरे को 1 और 2, ठीक है। और हर एक ब्लॉक का, जैसे इस ब्लॉक को क्या बोलेंगे, यहाँ पर अगर कोई वैल्यू होगी तो हम बोलेंगे वो किस प्लेस पे है, x 0 0। इसको क्या बोलेंगे, x 0 1। इसको क्या बोलेंगे, x 0 2। इसको बोलेंगे x 1 0। इसको बोलेंगे x 1 1 और इसको बोलेंगे x 1 2, ठीक है। तो अब थोड़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है, कि अगर हमने एक एरे लिया है x नाम का, जिसकी साइज हमने कितनी ली है, 2 और 3। 2 और 3 साइज करने मतलब कि ये 2 रो और 3 कॉलम के फॉर्म में वैल्यू ब्लॉक को क्या करेगा, रिजर्व करेगा, ठीक है। कोई पूछे कि ये एरे कितनी वैल्यू लेगा तो कहोगे 2 3 जा 6, यानी ये 6 डिफरेंट टाइप की वैल्यूज अपने पास स्टोर कर सकता है। लेकिन जो पूरी 6 वैल्यू हैं वो 6 की 6 वैल्यू कैसी होंगी, इंटीजर टाइप की, यानी यहाँ पे भी इंटीजर वैल्यू, यहाँ पे भी इंटीजर, यानी हर ब्लॉक में इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करेगा। अगर हम कहें कि ये टोटल कितना स्पेस लेगा, ठीक है, तो इंटीजर हमने पहले भी पढ़ा था जब डेटा टाइप्स वगैरह पढ़े थे हम, ठीक है, तो उसमें हमने बताया था इंटीजर कितना स्पेस लेता है, 2 बाइट का। अगर एक इंटीजर है तो 2 बाइट का लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट का लेता है, फ्लोट जो होता है 4 बाइट का लेता है, डबल कितना लेता है, 8 बाइट का लेता है। तो अब बताओ एक इंटीजर कितने लेगा, 2 बाइट का। टोटल कितने हैं, 3 2 जा 6, तो कितना ले लेंगे ये, टोटल 12 बाइट। यानी कितना स्पेस ले लेंगे भाई, 2 ये 2 ये 2, हर 2 2 लेंगे ना, तो 6 हैं, पूरे 6 के 6 2 2 लेंगे जब, तो टोटल कितना स्पेस लेंगे, 12 बाइट का, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 2 डायमेंशनल एरे होता है या जो डबल सब्सक्रिप्टेड एरे होता है, ये हमारा क्या होता है, एक तरीके का मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स अभी आप नहीं पढ़े हो, लेकिन बस इतना जानो आप कि जैसे मैट्रिक्स में हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग हमें बताना होता है कि रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है, ठीक है। तो इसमें भी इस पोजीशन को बताने के लिए हमने किसका यूज किया, 0 0 0 यूज किया कि नहीं, यानी रो और कॉलम की पोजीशन यूज की कि नहीं। इसको बताने के लिए भी हमने देखा कि ये 0 वाले रो में है, 1 वाले कॉलम में है, तो यानी हम कहेंगे इस पोजीशन पे अगर कोई वैल्यू लिखी है तो इसका एड्रेस क्या होगा, x 0 1। वैसे इसकी लोकेशन या इसका एड्रेस, इस ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, 0 2, ठीक है। तो ये तो हो गया, यानी अगर हमें वैल्यूज स्टोर करनी है 2 डायमेंशनल एरे में, तो हमने सबसे पहले 2 डायमेंशनल एरे को क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। अच्छा, डिक्लेयर कर लिया वो तो ठीक है, अब बात आती है कि इस प्लेस पे हम वैल्यूज़ को भेजेंगे कैसे। भाई अगर हमने एक 2 डायमेंशनल एरे लिया है 2 और 3 की साइज़ का इंटीजर टाइप का, यानी ये अपने पास 6 डिफरेंट तरह की इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। स्पेस तो हमारी मेमोरी में रिजर्व हो गया, लेकिन अब बात आती है यहाँ पर हम 6 अलग अलग वैल्यूज स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टोर करने का भी आपके पास 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है कि जो प्रोग्रामर है वो खुद से कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दे, यानी वो खुद से कोई वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। जैसे आप वेरिएबल में करते थे ना, वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो वहाँ पे वैल्यू भेजते थे कि नहीं भेजते थे, वैसे ही एरे में भी भेजते हैं, ठीक है। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, सपोज हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं INT x, तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में तुरंत क्या करता था, 2 बाइट का स्पेस रिजर्व कर लेता था x नाम से। अब यहाँ पे वैल्यू भेजना होता था तो आप 2 तरीका यूज करते थे। पहला इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब आप क्या ऐसे सीधे लिख देते थे x = 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना। या दूसरा तरीका क्या था, हम यहाँ पे किसका यूज करते थे, स्कैनफ का, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज कर सकते थे, स्कैनफ का। स्कैनफ का यूज करना होता था तो कैसे करते थे, स्कैनफ लिखते थे, ठीक है, और फिर लिखते थे किस टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है, ठीक है, टाइप मतलब %d, ठीक, और फिर कहाँ पे, एट द एड्रेस ऑफ x,
स्कैनअप का यूज मैंने आपको पहले पढ़ा चुके हैं, स्कैनअप का यूज कैसे होता है। स्कैनअप लिखते हैं, फिर यहाँ पे बोलते हैं किस टाइप की वैल्यू, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, हर एक डेटा टाइप का एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। जैसे अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कराना जा रहे हो तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है, कैरेक्टर का %c होता है, स्ट्रिंग का %s होता है, फ्लोट का %f होता है। ठीक है ना, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो x है कैसा है, इंटीजर टाइप का है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इस प्लेस पे जो वैल्यू आप इनपुट कराओगे वो इंटीजर टाइप की होगी कि नहीं, तो हमने वहाँ पे %d लगाया। कहाँ पे, इस साइन को बोलते हैं %, ये जो एंड वाला साइन है ना, इसको क्या बोलते हैं, %। ठीक है, जिसका मतलब होता है एट द एड्रेस ऑफ। तो कहाँ पे भेजेंगे, एट द एड्रेस ऑफ x। यानी ये जो हमने वेरिएबल लिया, यहाँ पे हम दो तरीके से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। ये इनिशियलाइजेशन है, यानी प्रोग्रामर खुद से वैल्यू दे दिया, और ये क्या है कि हम रन टाइम में यूजर से वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। तो वैसे ही अगर हमारा एक 2 डायमेंशनल एरे है, तो उस 2 डायमेंशनल एरे में भी हम दो तरीके से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। ठीक है ना, आप यूजर के थ्रू भी करा सकते हो और खुद से इनिशियलाइज कर सकते हो। हम दोनों तरीका बताएंगे। पहले हम बता रहे हैं क्या, आप वैल्यू इनिशियलाइज करना। अगर आपको क्या करना है, वैल्यू इनिशियलाइज करना है। सब तो एक एरे ले लेते हैं, मान लो हमने एक एरे ले लिया int, ठीक है, x मैंने ले लिया 3,2। अच्छा, वहाँ पे हमने पहले, इसके पहले क्या लिया था, इसके पहले जो मैंने लिया था 2,3 लिया था, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 3,2 ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, 3,2 कहने का मतलब क्या है कि ये कंप्यूटर की मेमोरी में तुरंत क्या है, कितने रो कितने कॉलम, ठीक है ना, 3 रो, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, और कितने कॉलम, 2 कॉलम। 2 कॉलम मतलब ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। ठीक है, इस ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे, अब इसका एड्रेस 0,0 होगा, ये 0,1 होगा, ये 1,0 होगा, ये 1,1 होगा, इसको क्या बोलेंगे 2,0, इसको क्या बोलेंगे 2 और 1। ठीक है, तो जैसे हमने ये एरे एक डिक्लेयर किया, ये कंप्यूटर की मेमोरी में टोटल 6 ब्लॉक रिजर्व कर देगा। लेकिन अब की जो 6 ब्लॉक रिजर्व करेगा, ध्यान रखिएगा, कितने रो फॉर्म करेगा, 3 रो, क्योंकि पहला सबस्क्रिप्ट रो को इंडिकेट करता है ना, और दूसरा सबस्क्रिप्ट यानी दूसरी साइज किसको इंडिकेट करती है, कॉलम की। ठीक है, तो अब की कितनी रो है, 3 रो है, और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये चीज़ है। और ये पूरा एरिया किस नाम से जाना जाएगा, x नाम से जाना जाएगा। लेकिन हर एक ब्लॉक, ये ब्लॉक किस नाम से जाना जाएगा, x00। ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, इस ब्लॉक को क्या बोलेंगे, x0 और 1। वैसे ही इसको क्या बोलेंगे, x10। ठीक है, ऐसे सब इसको क्या बोलेंगे, x11। अगर इसको देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, x1 और 1। ऐसे ये स्पेस रिजर्व कर लेगा। बात आती है यहाँ पर वैल्यू भेजना। ठीक है, वैल्यू भेजने का 2 तरीका, इनिशियलाइजेशन और यूजर के थ्रू इनपुट भी कराना रन टाइम में, यानी जब प्रोग्राम रन करे तो यूजर के थ्रू इनपुट कराना। तो यूजर के थ्रू इनपुट कराना है तो स्कैनअप का यूज करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन करना है तो इनिशियलाइजेशन खुद कर सकते हो। इनिशियलाइजेशन का भी 2 तरीका। इनिशियलाइजेशन करते समय जैसे आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ना, ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, फिर हम वहाँ पे वैल्यू x ऐसे इनिशियलाइज किए थे अभी। ठीक है, ये काम हम 2 लाइन में किए थे, इस काम को आप 1 लाइन में भी कर सकते हो। ऐसे भी तो कर सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करते समय उसको वैल्यू भी दे सकते हैं। वैसे ही एरे के केस में भी करते हैं, या तो जैसे हमने यहाँ पे पहले एरे को क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, और डिक्लेयर करने के बाद इस एरे में वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा x32 ऐसे आप लिखोगे, और लिखने के बाद ध्यान दीजिएगा, इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाएंगे। ठीक है, और कर्ली ब्रेस यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम, सेमीकोलन। ठीक है, और सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू, 3 और 2 का है ना, तो 6 वैल्यू पास कर दोगे। मैक्सिमम 6 कर सकते हैं, 6 से कम करोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। हमने दे दिया 7, 19, 5, ठीक है ना, 43 ऐसे दे दिया, 1 2 3 4 5, और एक और हमने दे दिया 8 दे दिया। हमने टोटल कितनी वैल्यू दे दी यहाँ पे, ठीक है, टोटल कितनी वैल्यू दे दी हमने, 6 वैल्यूज दे दी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ये 6 वैल्यू क्या किया, इस एरे में स्टोर कर दी। अब बात आती है वैल्यू स्टोर कैसे होगी, तो पहली वैल्यू पहले ब्लॉक में जाएगी, 7 यहाँ जाएगा, दूसरी वैल्यू 19 दूसरे ब्लॉक में, रो के अकॉर्डिंग फिल होती है वैल्यू। वैल्यू हमेशा कैसे फिल होगी, रो के अकॉर्डिंग, यानी पहली रो के पहले में ये जाएगा,
दूसरे में ये जाएगा, तीसरे में दूसरी रो के पहले में ये, फिर ये इस तरीके से। तो 7, फिर यहाँ क्या आया 19, फिर यहाँ क्या आया 5, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका 40 मैंने लिखा है, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 और फिर यहाँ पे क्या आया 8। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एरे हमने डिक्लेयर कर लिया, उस एरे में वैल्यू स्टोर कराना है, तो स्टोर कराने के लिए आप अगर इनिशियलाइज करना है तो कुछ नहीं करना है, इक्वल लगाना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कॉमा लगा के जितनी वैल्यू, अगर 6 साइज है तो मैक्सिमम 6 वैल्यू दे सकते हैं। 6 वैल्यूज हमने करा दिया, पास करा दिया। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने 2 लाइन में लिखा है, पहले एरे को डिक्लेयर किया, फिर एरे में हमने वैल्यू भेजी है। इस काम को हम 1 लाइन में भी कर सकते हैं, यानी डिक्लेरेशन के समय ही वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर डिक्लेरेशन के समय वैल्यू दे दिया है तो आपको ये काम 2 लाइन में करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं पे आप क्या लिखो INT। अब देखो, अगर हम केवल इधर वाला पोर्शन ना लिखे होते, केवल इतना लिखे होते, तो ये एरे डिक्लेरेशन है ना, लेकिन डिक्लेरेशन के समय इक्वल लगा के हमने क्या दे दिया, वैल्यूज दे दी कि नहीं दे दी। ठीक है। तो ये काम हम जो 2 लाइन में करते हैं वो 1 लाइन में भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने वेरिएबल वाले में बताया था ना। ये बता क्यों रहे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 2 लाइन में करोगे, हमने ये ना लिखे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा जाए, हमने रो तो बताया, पहला सबस्क्रिप्ट तो बताया, लेकिन दूसरा सबस्क्रिप्ट हमने यहाँ पर नहीं बताया, बिल्कुल सही है 100%। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू इनिशियलाइज करते समय वो अपने अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या कर लेगा, सेट कर लेगा। जैसे इसे पता है कितने रो होंगे, 3 रो होंगे, कॉलम नहीं पता है, लेकिन उसे पता है कि अगर 6 वैल्यू है और 3 रो है तो जाहिर सी बात है कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे, 2। या अब की मान लो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है, इसको गायब कर दिया, तब भी क्या है, ये सही है। लेकिन दोनों नहीं गायब कर सकते हैं, ठीक है, तब वो एरर बता देगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी एक को हम लिखना छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रोग्राम सही माना जाएगा, वो एरर नहीं आएगा। और दोनों लिखा है तब भी सही माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं बुक में इसको इस तरीके से भी लिखा होता है, वो भी सही है। जैसे हमने वैल्यू इनिशियलाइज करने का तरीका ये बताया ना, कहीं कहीं पे बुक में आप देखोगे ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा है, फिर इसके अंदर मालूम है ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाएगा और यहाँ पे लिखेगा पहला 7,9, ठीक है ना, फिर यहाँ पे लगाएगा, फिर क्या लिखेगा दूसरे कर्ली ब्रैकेट में 5,40, फिर यहाँ लगा के फिर दूसरे कर्ली ब्रैकेट में लिखेगा 3,8, ठीक है ना, और फिर लास्ट में इसको क्या करेगा, क्लोज कर देगा। ये भी सही है। ठीक है। इसको इन्होंने क्या किया है, रो के अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिया है। ये पहली रो 7,9 है ना, 5,40 दूसरी रो देख ही रहे हो, 3,8 थर्ड रो। ठीक है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, गलत नहीं है, लेकिन इतना हम फर्जी का बवाल नहीं पालेंगे। ठीक है ना। केवल अगर हमें 6 वैल्यू देनी है तो हम कुछ नहीं करते हैं, कर्ली ब्रेस लगाते हैं, 7,19 जो भी वैल्यूज ली थी हमने, 5,40, 3,8 ऐसे करके हम क्या लिख देंगे सिंपल सा। ठीक है। वैल्यू इनिशियलाइज करना तो सीख गए। अब बात आती है यहाँ पर हमें वैल्यू इनपुट कराना। ठीक है। अगर वैल्यू इनपुट कराना होगा तो हमें किससे, यूजर से इनपुट लेना होगा। अब यूजर से इनपुट लेना है तो जाहिर सी बात है आपको किसका यूज करना पड़ेगा, स्कैनअप का। किसका यूज करना पड़ेगा, स्कैनअप का। ठीक है। मान लो सेम यही हमारा एरे है, 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है, 3 और 2 की साइज का। ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू इनपुट करानी है, लेकिन आपकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवानी है, यानी खुद से हम वैल्यू नहीं देंगे, हम वैल्यू को किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। अब अगर वैल्यू को आप यूजर से ले रहे हो तो जाहिर सी बात है किसका यूज करना पड़ेगा, स्कैनअप का। अच्छा ये बताओ, हमें 3 2 जा कितनी वैल्यू ले रहे हैं, 6 वैल्यू ले रहे हैं, तो क्या हम 6 स्कैनअप का यूज करेंगे, 6 बार स्कैनअप लिखेंगे? कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो हम लिख सकते हैं। हम ऐसे लिख दें स्कैनअप, हम यहाँ %d, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिख दें, एट द एड्रेस ऑफ x 00, ठीक है। फिर दोबारा लिखें स्कैनअप और फिर यहाँ पे लिखें क्या, %d, और फिर क्या लिखें, एट द एड्रेस ऑफ x 01, ठीक है। फिर हम लिखें स्कैनअप, ठीक है, और फिर क्या लिखें, %d एट द एड्रेस ऑफ x 10। ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये तो 3 और 2 का है तो केवल 6 ही वैल्यू है। लेकिन मान लो यहाँ पे हम 6 और 7 कर दिए होते
तो 6 और 7 अगर यहाँ लिख दिए होते तो 6 7 जा कितनी वैल्यू देनी पड़ती है इसको, 42 वैल्यू। अब बताओ 42 वैल्यू देने के लिए क्या हम 42 टाइम्स स्कैनअप का यूज करेंगे, या 42 टाइम्स ना भी करेंगे तो हमें उतनी बार % डी लगाना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये काम इस तरीके से हम नहीं करेंगे, ठीक है, इस काम को इस तरीके से हम नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका यूज आ जाएगा, लूप का। किसका यूज आ जाएगा, लूप का। यानी अब हम अगर वैल्यू इनपुट कराएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, लूप का। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल लूप से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको जो लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, नेस्टेड लूप, ठीक है। अब बात आती है नेस्टेड लूप क्या, देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि 1 डायमेंशनल एरे अगर आपको समझना है तो आपको 1 डायमेंशनल एरे समझने के लिए आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लूप का। वैसे ही अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे पढ़ना है तो 2 डायमेंशनल एरे पढ़ने के लिए सबसे पहली बात आपको 1 डायमेंशनल एरे आना चाहिए, और दूसरी बात आपको नेस्टेड लूप आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं नेस्टेड लूप होता क्या है, ठीक है, ब्रीफली बहुत बता देते हैं। जब एक लूप के अंदर आपकी दूसरी लूप आ जाती है तो उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। जैसे फॉर लूप होता है, ठीक है, हमने लिखा फॉर, ये पहली फॉर लूप है और ये स्टार्ट हुई, इसी के अंदर क्या आ गई, दूसरी फॉर लूप आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा नेस्टेड फॉर लूप हो गया, ठीक है। कैसा हो गया, नेस्टेड फॉर लूप हो गया, ठीक है। अब इसको इतना समय नहीं है कि इसी वीडियो में इसको हम पूरा नेस्टेड फॉर लूप बताएं, ठीक है। आपको नेस्टेड फॉर लूप आता है तो आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी हम जब इसको बताएंगे, वैल्यू इनपुट कराएंगे तो एक बार उसमें नेस्टेड फॉर लूप को हम समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए कितने हैं, 2 सबस्क्रिप्ट हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल एरे है, तो यहाँ पे हमें नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना जो भी आपकी नेस्टेड फॉर लूप होगी, जो आउटर लूप होगी वो रो के अकॉर्डिंग चलेगी, जो इनर लूप होगी वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलेगी, कॉलम के अकॉर्डिंग। कुछ याद ही नहीं करना, बस आप इतना ध्यान रखो, आउटर लूप किसके अकॉर्डिंग चलाओगे, रो के अकॉर्डिंग, इनर लूप किसके अकॉर्डिंग चलाओगे, कॉलम के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे, देखो अगर मान लो यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी है, हमने लिखा फॉर, अब लूप चलाना तो आपके पास वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। हमने एक वेरिएबल ले लिया int i, ठीक है ना, और हमने क्या बताया था, i की वैल्यू आपको सेट कर लो। i की वैल्यू हमने कितनी सेट कर ली, 0। कुछ क्या, आपको 0 ही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि एरे के केस में हमने बताया था स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, 0 से करोगे कि नहीं। तो हमने एक ले लिया लूप चलाने के लिए, पहली लूप में लिया, ठीक है ना, i की वैल्यू कितनी सेट कर ली, 0। और क्या कंडीशन लगाया, i लेस देन किससे हो, 3 से, क्योंकि हमने बताया था बाहर वाली लूप किसके अकॉर्डिंग चलेगी, रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर हमने क्या लिख दिया, ++i, ठीक है, ये हो गई। इसी के अंदर हमने दूसरी लूप ले ली फॉर, और फिर मैंने int j वेरिएबल लिया और j की वैल्यू कितनी सेट कर ली, 0, ठीक है। अब कंडीशन क्या लगाएंगे, j लेस देन 2, ठीक है ना, और ++j। और इसके अंदर हम एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्कैनफ, और फिर मैंने क्या लिखा, %d, और फिर मैंने लिखा x, एक स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा i, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, j, सेमीकोलन, ठीक है ना। ये पहली लूप आपकी बंद हो गई, फिर दूसरा, ये आपकी क्या हो गई, दूसरी लूप बंद हो गई, ठीक है। ये वाली जो है ये आपकी आउटर लूप है, ये वाली जो है ये आपकी क्या है, इनर लूप है। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 डायमेंशनल एरे है, डबल सब्सक्रिप्टेड एरे है, तो उसमें आउटर लूप रो के अकॉर्डिंग, तो कितनी रो है, 3, तो यानी आउटर लूप कितनी बार चलनी चाहिए, 3 बार चलनी चाहिए। तो बताओ 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो लेस देन 3 तक ही तो जाएंगे, 0 1 2, 3 बार हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इनर लूप किसके अकॉर्डिंग चलेगी, कॉलम के अकॉर्डिंग। कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, ठीक है। तो हमने ये क्या चलाया है, इनर लूप j = 0 और j लेस देन 2 तक, यानी j की वैल्यू देखो 0 होगी, 1 होगी, ठीक है ना, और 2 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ हमने कंडीशन क्या लगाया, लेस देन 2 लगाया है, तो 0 और 1 2 बार चलेगी कि नहीं। तो इनर लूप कॉलम के अकॉर्डिंग, आउटर लूप रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टार्टिंग हमेशा 0 से। देखो ये हो गया नेस्टेड फॉर लूप। चलता कैसे है लूप, आप पहले ये समझ लो। देखो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लूप चलने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट i की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0, i की वैल्यू 0 हो गई। कंडीशन क्या लगाया है, i लेस देन 3, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, i लेस देन 3, ठीक है। बताओ i की वैल्यू 0 है, ठीक है। कंडीशन ट्रू है कि नहीं, i की वैल्यू 0 है, i 3 से लेस है, और i 3 से लेस है तो लूप के अंदर आ गए। कौन सी लूप के, i वाले लूप के। i वाले लूप के अंदर आए, कौन सी लूप मिल गई, j वाली। j की वैल्यू कितनी सेट हो गई,
जे की वैल्यू आपस से कितनी सेट हो गई, 0। जे की वैल्यू कितनी सेट हो गई, 0। कंडीशन क्या लगाया है, जे लेस देन किससे हो, 2 से। तो बताओ जे की वैल्यू 0 है, 2 से छोटा है कि नहीं, छोटा है, अंदर आ गए। और इसके अंदर आए, ठीक है, इसके अंदर आए तो इसका है ना %d, यानी बोल रहा है इसका ना मतलब वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी है, और %d लगा मतलब इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेनी है, और जो वैल्यू इनपुट लेनी है वो कहाँ पे भेजना है, एट द एड्रेस ऑफ, यहाँ सिंबल भूल गया था, एम्परसेंड का साइन लगेगा, एट द एड्रेस ऑफ xij। अब बताइए हमें प्रेजेंट टाइम में i भी 0 है, j भी 0 है, तो ये जो वैल्यू इनपुट लेगा वो किस प्लेस पे भेजेगा, x00। x00 मतलब कौन सा प्लेस हो गया, ये वाला हो गया कि नहीं आपका, ठीक है। जो वैल्यू इनपुट करोगे वो यहाँ पे जाएगा, पहली वैल्यू यहाँ पे जाएगी इनपुट। अब बताइए जे वाले लूप का क्लोजिंग यह है, जे वाले लूप से बाहर निकलना चाहेगा, क्या उसको निकलने मिलेगा, नहीं, तुरंत कहेगा वैल्यू अपडेट करिए, कंडीशन चेक करिए, ++j, यानी जे की वैल्यू अपडेट होकर कितनी हो जाएगी, 1। कंडीशन चेक करो 1 2 से छोटा है कि नहीं, छोटा है, कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो फिर वो जे वाली लूप के अंदर एंट्री पा जाएगा, और जे वाले लूप के अंदर एंट्री पा जाएगा तो कहेगा फिर वैल्यू इनपुट करनी है, और कहाँ वैल्यू इनपुट करनी है, एट द एड्रेस ऑफ xij। अब i प्रेजेंट टाइम में 0 है और j क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, तो 0 1 का मतलब कौन सा प्लेस, ये वाला प्लेस, समझ में आ रहा, जहाँ पे 19 लिखा है, जो वैल्यू इनपुट करोगे उस प्लेस पे जाएगी। अब बताइए फिर बाहर निकलना चाहेगा, क्या निकलने देगा, नहीं, कहेगा वैल्यू अपडेट करिए, कंडीशन चेक करिए, और वैल्यू अपडेट करेंगे तो जे की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2। अब बताओ जे की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई, क्या कंडीशन चेक करो, क्या 2 से छोटा है, नहीं, छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो बाहर निकला, और जब इससे बाहर निकला तो ये जो कर्ली ब्रेस मिला, ये कर्ली ब्रेस किसका मिला है, इस वाले का है, आई वाले का है, और आई वाले से बाहर निकलना चाहेगा तो निकलने देगा, नहीं, कहेगा पहले वैल्यू अपडेट करिए, कंडीशन चेक करिए। तो वैल्यू अपडेट मतलब आई कितना था, 0 था ना, अब वैल्यू अपडेट होके कितनी हो गई, 1 हो गई। अब बताओ 1 हो गई, 1 3 से छोटा है कि नहीं, छोटा है, कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो आई वाले लूप के अंदर फिर एंट्री पा गए, और आई वाले के अंदर पाए तो फिर से कौन सी लूप मिली, जे वाली, और जे की वैल्यू फिर से कितनी सेट हो गई, 0 से, यानी जे फिर से कहाँ से शुरू होगा, 0 से, जे की वैल्यू 0 सेट हो गई, और 0 2 से छोटा है कि नहीं, छोटा है, फिर अंदर एंट्री पा गए, और अंदर एंट्री पा गए तो अब जो वैल्यू वो इनपुट करेगा किस एड्रेस पे भेजेगा, एट द एड्रेस ऑफ xij। आई प्रेजेंट टाइम में 1 है, जे प्रेजेंट टाइम में 0 है, यानी जो वैल्यू इनपुट करेगा वो वैल्यू कहाँ पे इनपुट करेगा, 1 और 0, यानी इस वाले प्लेस पे, ठीक है ना। जे वाले से बाहर निकलना चाहेगा, क्या निकलने मिलेगा, नहीं निकलने मिलेगा, कहेगा वैल्यू अपडेट करिए, कंडीशन चेक करिए, जे अपडेट होके कितना हो जाएगा, 1, कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है फिर जे वाले के लूप की बॉडी में आ गए, और जे वाली लूप की बॉडी में आ गए, अब जो वैल्यू जाएगी वो कहाँ पे जाएगी, एट द एड्रेस ऑफ xij, यानी एट द एड्रेस ऑफ x11, और x11 का मतलब समझ रहे हो आप, ये वाली लोकेशन यहाँ पे, ठीक है। फिर जे वाले से बाहर निकलना चाहेगा, क्या निकलने मिलेगा, नहीं निकलने मिलेगा, कहेगा वैल्यू अपडेट करिए, कंडीशन चेक करिए, वैल्यू अपडेट हो जाएगी 2, कंडीशन चेक करेंगे फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स तो जे वाली लूप से बाहर निकलेंगे। अब जे वाली लूप से बाहर निकलेंगे, किसका कर्ली ब्रेस मिलेगा, आई वाले का, इस वाले का, इससे भी बाहर निकलना चाहेंगे, क्या निकलने देगा, कहेगा नहीं, पहले आप वैल्यू अपडेट करिए, कंडीशन चेक करिए, आई कितना था, 1 था, और आई 1 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 2। अब बताओ आई बढ़ के 2 हो गया, 3 से छोटा है कि नहीं है, यानी कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो फिर लूप के अंदर आ गए, किस लूप के, आई के अंदर, और आई के अंदर आए तो जे फिर से कहाँ से शुरू होगा, फिर जे की वैल्यू पहले कितनी हो जाएगी, 0, और जे की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो अब जो वैल्यू इनपुट करेगा वो किस प्लेस पे, 2 0, ठीक है। फिर जे की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो जो वैल्यू इनपुट करेगा किस प्लेस पे करेगा, 2 1, ठीक है ना, इस प्लेस पे जाएगी वैल्यू की नहीं इनपुट, और फिर जे की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, जे वाली लूप से क्या करेंगे, बाहर निकल आएंगे, और जे वाली लूप से बाहर निकल आएंगे, किसका कर्ली ब्रेस मिलेगा, आई वाले का, और आई की वैल्यू कहेगा अपडेट करो, कंडीशन चेक करो, आई अपडेट हो गया कितना, 3, ठीक है, और 3 हो गया, कंडीशन फॉल्स, और इस वाली लूप से भी बाहर आ गए, और यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको वैल्यू डिस्प्ले करानी हो, यानी कोई हमारा 2 डायमेंशनल एरे है, वहाँ पे वैल्यू क्या करनी हो, डिस्प्ले करानी हो, तो वैल्यू डिस्प्ले कराने का भी सेम प्रोसेस है। आउटर लूप को आप किसके अकॉर्डिंग चलाएंगे, रो के अकॉर्डिंग, और इनर लूप को किसके अकॉर्डिंग चलाएंगे, कॉलम के अकॉर्डिंग, और यहाँ जहाँ मैंने स्कैनफ लिखा है ना, यहाँ पे आप केवल क्या लिख दोगे, प्रिंटफ लिख दोगे, ठीक है, और वो क्या करेगा, उस एरे की वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। समझ में तभी आएगा जब आपको लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा,
अगर आपको लूप का कॉन्सेप्ट और स्कैनफ का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप पहले लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लूप आपको नहीं समझाया है, मैंने ये बताया कि लूप चली कैसे है, ठीक है। आपको नेस्टेड फॉर लूप या फॉर लूप अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया इस वाले लेक्चर में। पहला तो हमने पढ़ लिया 2 डायमेंशनल एरे होता क्या है, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, यही मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। 2 डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं ये हमने डिक्लेयर किया है, उसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ हमने देख लिया। वैल्यू कैसे उसमें इनिशियलाइज करते हैं वो चीज़ हमने देख लिया। 2 डायमेंशनल एरे में हम वैल्यू कैसे इनपुट कराते हैं वो चीज़ हमने देख लिया। और डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले कराने का भी पैटर्न बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है। और बस यहाँ पे जहाँ मैंने स्कैनअप लिखा वहाँ पे आप क्या लिख दोगे, प्रिंटअप लिख दोगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।